मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों मैं आपको 12th चैप्टर करा रहा हूँ एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जम्पशन का मतलब है बच्चों जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जम्पशंस जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हैं। एग्जम्पशंस थ्रू नोटिफिकेशन। सेक्शन 11 ना गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशन। उन्हीं पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई किया है कि जो एग्जेम्प्ट रहेंगी सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग बच्चों। लेकिन मुझे यहाँ आपको ये बताना है कि जो गुड्स हैं दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ सिलेबस। हमें उनकी लिस्ट नहीं पढ़नी कि कौन कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट है, हमें किसको पढ़ना है, सर्विसेज को। लेकिन एक बार फिर भी हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गुड्स है, बस थोड़ी सी जर्नल लिस्ट जिनके ऊपर गवर्नमेंट अभी जीएसटी नहीं लगाती क्योंकि उन्होंने इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। तो एक बार पहले यहां से पढ़ते हैं किस तरह से गिवन है। When a supply of goods and services fall within the purview of charging section, कि वो कहता है गुड्स है, सर्विसेज है, रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई हुई है, तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन जब हमें किसी की जीएसटी की लाइबिलिटी डिटरमाइन करनी है ना, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उस गुड्स या सर्विसेज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट तो नहीं कर रखा नोटिफिकेशन के थ्रू। बच्चों हम यहाँ 23 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। जिस तरह की सर्विसेज, खाली सर्विसेज में गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, एग्जेम्प्ट कर रखी है, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हमें पढ़ना है कि किस सर्विस को उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है और किसको टैक्सेबल कर रखा है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर आपको ये पता लग गया कि चार्जिंग सेक्शन के अंडर है ये चीज की सप्लाई हुई है, गुड्स और सर्विसेज है, देने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या अब उसके ऊपर उसको जीएसटी चार्ज करना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करना है, तो उसको पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या उस गुड्स या सर्विसेज को गवर्नमेंट ने जीएसटी में एग्जेम्प्ट तो नहीं कर रखा। तो इसके लिए ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। तो एक बार बच्चों पहले आप एग्जेम्प्ट सप्लाई का मीनिंग समझना। ये हमने ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ा था, तब भी पढ़ा था। एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने रेट कितने % रखा हुआ है, 0%। तो मतलब वो तो एग्जेम्प्ट हो गई। विच मे बी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये जो हम एग्जम्पशन के थ्रू पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होंगी। और इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। बच्चों कोई पूछे नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, आप कहेंगे दोज गुड्स और सर्विसेज हुज सप्लाई डज नॉट कवर्ड, मतलब जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जैसे अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको क्या कर रखा है, अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है ये। नॉन टैक्सेबल supply means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under GST Act. Thus, under GST, a supply not leviable to tax is also included within the purview of exempt supply. लेकिन अभी हमने जो चैप्टर में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जिसको गवर्नमेंट ने होली एग्जेम्प्ट कर रखा है थ्रू नोटिफिकेशन। ना 0% वाली और ना ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो हमने पढ़नी नहीं है। बस वो बता रहा है कि उनको भी एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता जब आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल ऑफ सप्लाई नॉट लेविएबल टू टैक्स आर अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये 5 चीजें तो जब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी तब से आएंगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर सिपरेट जिसको पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये हमने ना सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 पढ़ा था। 9(1) तो हमने ये पढ़ा था कि जिन चीजों के ऊपर जीएसटी लगता है और फॉरवर्ड चार्ज में लगता है। तो 9(2) में हमने पढ़ा था कि ये 5 चीजें, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर सिपरेट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में जीएसटी तब से लगेगा जब गवर्नमेंट बताएगी थ्रू नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और अब ये बता रहा है अंडर जीएसटी एसेंशियल गुड्स सर्विसेज दैट इज पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट सर्विसेज हैव बीन एग्जेम्प्टेड आइटम सच एज अनब्रांडेड आटा। ये अब जो हम पढ़ेंगे ना गुड्स, दैट इज नॉट इन सिलेबस। ये पता है कहाँ लिखा है, आगे भी ना गुड्स के बारे में लिस्ट दी है थोड़ी बहुत, लेकिन सर्विसेज हैं बच्चों। मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं।
जब ये एग्जम्पशन की बात करेगा ना तो गुड्स के साथ लिख देगा नोट इन सिलेबस। तो हमें नहीं पढ़ना कि ये जो कह रहा है अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, अनपैक्ड फूड ग्रेन, मिल्क, एग्स, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल्स आर अमंग द आइटम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। लेकिन ये लिस्ट हमें याद ही नहीं रखनी, हमें तो सिर्फ किसको पढ़ना है, सर्विसेज को, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं गुड्स की बात करूं, एग्जेम्प्टेड नोट इन सिलेबस, तो ये यही बता रहा है कि गवर्नमेंट ने एसेंशियल गुड्स सर्विसेज that is public consumption product services have been exempted item such as unbranded atta, maida, besan, unpacked food grain, milk, eggs, curd, lassi, fresh vegetable are among the item exempted from GST. फर्दर असेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर सर्विसेज, आप मेडिकल सर्विसेज लेते हैं तो चाहे आपका बिल कितने भी बड़े अमाउंट का बने, आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल से इलाज कराएं, गवर्नमेंट अभी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लेती। एजुकेशन सर्विस, आप स्कूल कॉलेजेस से जो एजुकेशन लेते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हालांकि प्राइवेट कोचिंग इसमें कवर नहीं है, इसलिए हमें उन सर्विसेज को डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है कि गवर्नमेंट ने उसमें किसको कवर किया है और किसको नहीं किया। अब बच्चों एक बार आपकी स्टडी में ना ये कुछ चीजें बता रखी है, जस्ट नॉलेज के लिए है कि किस तरह से हमारी एग्जम्पशन हो सकती है। वो कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्जम्पशन अंडर जीएसटी मे बी प्रोवाइडेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो ये जो हम एग्जम्पशन की लिस्ट पढ़ेंगे ना सर्विसेज की, तो वो कहते हैं वो इस तरह से हो सकती है। पहली, एग्जम्पशन टू स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन। आप कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटी को, चाहे सप्लायर कोई मर्जी हो, आप उसको नोटिफाइड नहीं कर रहे, रिसिपिएंट कोई मर्जी हो, कुल मिलाकर उन सर्विसेज को क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो अभी हम ऐसी लिस्ट पढ़ेंगे, जैसे वो एक दो एग्जांपल लिख रहा है। समटाइम एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, consequently status of supplier or recipient becomes immaterial। बच्चों जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे लिए लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे रिलेटेड आता है, लेकिन आपकी स्टडी में ना इस तरह से उन्होंने 4 पार्ट में बांटा कि जो एग्जम्पशन है कई बार तो वो क्या होता है, स्पेसिफाइड एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब सप्लायर या रिसिपिएंट कौन है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे पहली, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयरऑफ। अगर आप अपने बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर फादर से सन के पास आ जाती है, मतलब कुल मिलाकर ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, तो गवर्नमेंट अभी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाती। जो भी उसके कारण गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर हुई, गवर्नमेंट उसको जीएसटी से क्या करती है, एग्जेम्प्ट। तो सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। सेकेंड वन, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस। अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम किराए पर देते हैं, तो हम जो भी रेंट चार्ज करेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बच्चों यहाँ पर होटल की बात नहीं हो रही, होटल तो एक तरह से कमर्शियल ड्वेलिंग हो गई। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब होता है जैसे हम घर किराए पर देते हैं ना, तो अपनी बिल्डिंग अगर हम किराए पर देते हैं तो उस सर्विस को गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी से क्या किया, एग्जेम्प्ट। अब वो जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है वो एक इंडिविजुअल की हो सकती है, एक एचयूएफ की हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म की हो सकती है, एक कंपनी की हो सकती है। जिसने भी वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग खरीद रखी है, मतलब उस फ्लैट को, उस हाउस को खरीद रखा है, और अगर वो आगे रहने के लिए यूज करने के लिए दे रहा है किसी को और उससे रेंट चार्ज कर रहा है, तो उसके ऊपर बच्चों जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये एक तरह से एग्जम्पशन किससे रिलेटेड हो गई, आप कहोगे स्पेसिफाइड एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। सेकेंड वन बच्चों, एग्जम्पशन टू स्पेसिफाइड सप्लायर। अब यहां पर क्या है, वही सर्विस कोई और दे रहा होगा तो टैक्सेबल होगी, लेकिन स्पेसिफाइड सप्लायर होगा तो वो सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है। At time exemption is given to specified supplier only. Here the status of recipient become immaterial. लेने वाला सर्विस कौन है ये मैटर नहीं करता। जैसे सर्विसेज बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जहां कंसिडरेशन इन सर्विसेज का कितने से ज्यादा नहीं है, 5000 से। अभी बच्चों एग्जम्पशन में हम पढ़ेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अगर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी दे रही है, जहां कंसिडरेशन 5000 से ज्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो एग्जेम्प्ट है।
तो यहाँ पर स्टेटस किसका इंपॉर्टेंट हो गया, सप्लायर का। रिसिपिएंट कौन है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिमिलरली आरबीआई अब अगर अपनी कोई भी सर्विस देती है तो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट। जनरली ना जो बैंक होते हैं उनको अपनी सीआरआर, एसएलआर, बड़ी सारी चीजें मेंटेन करनी होती है और वो कई बार आरबीआई की सर्विसेज भी लेती है उससे रिलेटेड, चाहे एडवाइजरी सर्विसेज हो या किसी भी तरह की। तो आरबीआई अगर उनसे कोई भी अमाउंट चार्ज करता है उस सर्विस के लिए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से बच्चों एग्जम्पशन टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, यहां पर आपकी स्टडी कह रही है कि कुछ एग्जम्पशन ऐसी हैं जिसमें रिसिपिएंट के स्टेटस से एग्जम्पशन मिलती है, सप्लायर कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सम केसेस एग्जम्पशन इज गिवन टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट ओनली, हियर स्टेटस ऑफ सप्लायर बिकम इमटेरियल। Services provided to central government, state government, union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by central government, state government, union territory। तो ये बच्चों भी पढ़ेंगे हम लोग। Services provided to government, services provided to central government, state government, union territory administration under any training program for which total expenditure is borne by central government, state government, union territory administration। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट कहती है कि इस केस में क्या रेलेवेंट है, ना सप्लायर ना रिसिपिएंट, सिर्फ क्या रेलेवेंट है वो एक्टिविटी जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट। यहां पर रिसिपिएंट का स्टेटस रेलेवेंट है, यहां सप्लायर का स्टेटस रेलेवेंट है। और कई बार तो पता क्या होता है, स्पेसिफाइड सप्लायर होना चाहिए और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, तभी जाकर एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये चार कैटेगरी है। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, इज देयर एनी कैटेगरी ऑफ एग्जम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट, ट्रांजैक्शन, तो आपको फिर ये चारों लिखनी होंगी। लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों, क्योंकि मेन तो हमें वो सर्विसेज याद रखनी है जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है। Sometime exemption is given only when activity or transaction are carried out by specified supplier for specified recipient only। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू पर्सन गवर्न अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो जो एम्प्लॉय कवर होते हैं, पर्सन कवर होते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, तो उनको अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सर्विसेज जा रही है, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए की जो सर्विसेज जाती है, जैसे ऊपर आरबीआई की थी ना, वो बैंकों को जाती है जनरली, इसी तरह आईआरडीए जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी सर्विस इंश्योरर्स को जाती है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है। तो उसके लिए अगर ये कुछ चार्जेस भी लेते हैं तो उसके ऊपर बच्चों जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया, स्पेसिफाइड सप्लायर हो गया और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया, स्पेसिफाइड सप्लायर हो गया और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया। इस तरह से दे रखा है। पावर टू ग्रांट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, मेरे से कोई पूछे कि इस चैप्टर में आप जो पढ़ा रहे हो क्या ऑलरेडी वो हमारे एक्ट में दे रखा है एग्जम्पशन, तो मेरा आंसर होगा बच्चों नो, दीज आर नॉट गिवन इन एक्ट, दीज आर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। और गवर्नमेंट ने उसको अपने पास पावर के तौर पर सेक्शन 11 में रखा है। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर ही क्यों नहीं डाल दिया, बच्चों एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के थ्रू अमेंडमेंट होती है और नोटिफिकेशन की एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो भी अगर जहां पर स्टेट का है मैटर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, इनको कहीं से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी पार्लियामेंट से, इसलिए इन्होंने उस पावर को किसके थ्रू रख लिया, नोटिफिकेशन के थ्रू रख लिया। देखो क्या कहता है, द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स इफ इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट जो भी एग्जम्पशन देती है ना, क्योंकि आपको पता है सेम चीज के ऊपर सीजीएसटी लग रहा है तो एसजीएसटी भी लग रहा है। अगर वो चीज सीजीएसटी से एग्जाम्प्ट होगी तो ऑटोमेटिकली एसजीएसटी से भी एग्जाम्प्ट होगी, तो इसका मतलब स्टेट का भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस डिसीजन में। तो इसलिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल बना रखी है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही गवर्नमेंट काम करती है। एक तरह से वो यूं दिखाते हैं कि जो भी हो रहा है वो मिलजुल कर हो रहा है, सबकी सहमति से हो रहा है, उसमें जितना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उतना स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है। द गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जम्पशन थ्रू नोटिफिकेशन और बाय स्पेशल ऑर्डर। ये मैं दोनों चीजें बताता हूं। नोटिफिकेशन बच्चों एक जनरल कैटेगरी का होता है जो गवर्नमेंट, जैसे ही हमारा जीएसटी आया साथ में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू जो हम पढ़ेंगे उन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया। मैं गुड्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो मैं उनका डिस्कशन क्यों करूंगा। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है
कि कोई चीज टेम्परेली हमें एग्जेम्प्ट करनी पड़ती है उस तरह की सिचुएशन में। जैसे मान लो कोई डिजीज बहुत फैल रही है और उसकी जो मेडिसिन है वो बहुत शॉर्ट चल रही है और उसका प्राइस पहले ही ज्यादा है और उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, तो गवर्नमेंट टेम्परेरली उसको कुछ टाइम के लिए जीएसटी से क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट। किसके थ्रू? बाय स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर बहुत रेयर गवर्नमेंट करती है, एक्सेप्शनल नेचर के सर्कमस्टांसेस के केस में, और वो जनरली टेम्परेरी नेचर के होते हैं कि गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए एग्जाम्प्ट करती है। नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट उस चीज को लंबे टाइम के लिए एग्जाम्प्ट करके चलती है और शुरू में ही नोटिफिकेशन दिया जाता है, कोई एक्सेप्शनल नेचर की सर्कमस्टांसेस में नहीं दिया जाता। तो ये बता रहा है गवर्नमेंट कैन ग्रांट एग्जम्पशन थ्रू नोटिफिकेशन और बाय स्पेशल ऑर्डर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एग्जम्पशन कैन बी ग्रांटेड टू गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन आइदर एब्सोल्युटली, मतलब हो सकता है गवर्नमेंट अनकंडीशनल कोई एग्जम्पशन की कंडीशन ना लगाए, कोई प्राइस के ऊपर लिमिट ना लगाए, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन दे दे, और हो सकता है कि उसके साथ कंडीशन हो कि कुछ कंडीशन के केस में ही वो एग्जम्पशन मिलेगी, तो वो कोई मैटर नहीं करता। और ये बता रहे एग्जम्पशन में बी ग्रांटेड बाय ए स्पेशल ऑर्डर इन द केस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। और बच्चों में आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई पूछे एग्जम्पशन गवर्नमेंट देती क्यों है, तो गवर्नमेंट कहती है पब्लिक इंटरेस्ट में। कई बार हमें जरूरत है कि उस चीज को अभी टेम्परेली टैक्स नहीं करना चाहिए या कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को जब लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए, अगर गवर्नमेंट हर चीज को एग्जेम्प्ट कर देगी तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी कहां से, अगर उसके पास रेवेन्यू ही नहीं आएगी। उनकी रेवेन्यू का मेन सोर्स ही तो टैक्स है। अगर टैक्स ही नहीं लेगी गवर्नमेंट तो चलेगी कैसे, पैसे कैसे खर्च होंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट हर चीज को तो एग्जेम्प्ट कर नहीं सकती। तो गवर्नमेंट जिनको एग्जाम्प्ट बहुत टेम्परेरी करना चाहती है उसको किसके थ्रू एग्जाम्प्ट कर देती है, स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। इसने आपको बता दिया कि एग्जाम्पशन क्या भी हो सकती है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कोई कंडीशन नहीं, उस चीज को गवर्नमेंट ने सीधा एग्जाम्प्ट कर रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ हेल्थ केयर सर्विसेज। अब मैं अपना इलाज करवाता हूँ बच्चों, तो चाहे मैं किसी क्लिनिक से कराऊं या फिर मैं बड़े हॉस्पिटल से कराऊं, जो मेरा बिल बनेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी हम सबसे पहले सर्विस वही पढ़ने वाले हैं, तो मतलब वो क्या है, एब्सोल्यूट है, कोई कंडीशन नहीं है उसके साथ। और कई एग्जम्पशन के साथ क्या होंगी, कंडीशन होंगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एग्जम्पशन रहेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो ये बता रहा है एब्सोल्यूट अनकंडीशनल एग्जम्पशन इज मैंडेटरी इन नेचर where supply of goods or services or both are unconditionally exempted from whole of tax. Registered person does not have option to collect and pay tax on such supply of goods or services both are अनकंडीशनली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द टैक्स। अब डॉक्टर की मत भी थोड़ा चलेगी कि वो जीएसटी गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इसलिए वो कलेक्ट कर रहा है। वो कलेक्ट करने का उसके पास राइट ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने किसी भी शर्त के बिना उसको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है जीएसटी से। अब बच्चों मुझे आपको ये बताना है कि जिसमें कंडीशन होगी तो वहां कंडीशन पूरी होगी, वो रजिस्टर्ड पर्सन करेगा तो ही जाकर ही तो वो एग्जम्पशन मिलेगी। तो वो उसकी चॉइस पे हो गया कि वो एग्जम्पशन लेना चाहता है या नहीं। और बच्चों पता क्या होता है, जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, एजुकेशन सर्विस। गवर्नमेंट ने कहा, अभी इसमें आप देखोगे बड़े डिटेल में सिखा रखा है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को किसी भी तरह की सर्विसेज दे रहा है तो उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग बताया, उसके अंदर प्राइवेट कोचिंग को कवर नहीं किया गया। तो अब बच्चों एजुकेशन सर्विसेज में मान लेते हूँ बहुत सारे लोगों ने इंटरप्रिटेशन बिना उस डेफिनेशन को पढ़े प्राइवेट कोचिंग वाले भी जीएसटी नहीं ले रहे। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि ये तो सर्विस एग्जाम्प्ट है, एजुकेशन सर्विस में गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कोचिंग को तो वहां कवर ही नहीं कर रखा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहे, जबकि उनकी लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, वो ये मान रहे हैं कि ये एग्जाम्प्ट सर्विस है। तो गवर्नमेंट को इस चीज की क्या देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन, मतलब क्लैरिफिकेशन। और जो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होगी ना, गवर्नमेंट जैसे ही नोटिफिकेशन इशू करती है ना, क्योंकि उसके इनिशियल में एक बार नोटिफिकेशन ऐसे थोड़ा होता है, बीच में लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। नहीं, अभी कोई एग्जम्पशन आई तो उससे रिलेटेड जो प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस वो देते हैं, तो उनको हो सकता है जैसे ही गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया उन्होंने अपने हिसाब से बिना पूरी चीज को पढ़े इंटरप्रेट कर दिया। तो गवर्नमेंट को उसका क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। तो जो गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन देगी एट एनी टाइम विद इन 1 ईयर ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, तो उसका इफेक्ट उसी टाइम से माना जाएगा जब नोटिफिकेशन दिया गया था।
मतलब किसी भी नोटिफिकेशन या ऑर्डर के विद इन 1 ईयर गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन दे सकती है, क्लैरिफिकेशन। और उस क्लैरिफिकेशन का इफेक्ट क्लैरिफिकेशन की डेट से नहीं होगा, बल्कि जिस दिन नोटिफिकेशन दिया था उस डेट से होगा, जिस दिन स्पेशल ऑर्डर दिया था उस डेट से होगा। ये बात बच्चों आपने क्लियरली समझनी है। और अब यहां से हमारा बिल्कुल आसान पोर्शन शुरू हो जाएगा। हम पूरा आराम से समझेंगे, कोई जल्दी ना करके, छोटी छोटी बातें हमें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है। लेकिन फिर भी बच्चों बहुत बड़ा बना रखा है इन्होंने, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे रीड आउट करके समझने की, क्योंकि हमारी रीडिंग जितनी ज्यादा बार होगी उतना हमारी इसमें रिटेंशन हो जाएगी। तो बच्चों ऐसे करके ये 23 कैटेगरी में बांट रखा है सर्विसेज को। तो उसमें हम सबसे पहली पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने इसमें किसको एग्जेम्प्ट कर रखा है और किसको नहीं। जैसे देखो बच्चों, हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट ने कहा हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स। पहले इन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज में इसको डाला। मेरे से कोई पूछे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं, मैं कहूंगा हॉस्पिटल, क्लिनिक। जो भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल क्लिनिक खोल रखे हैं बच्चों, वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर कवर होते हैं। दूसरे नंबर पे मेरे से कोई पूछे फिर ये ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है। बच्चों बहुत बार ना, जैसे घर में हमारे कोई पर्सन है, बीमार है, उसको अभी हम क्लिनिक पे नहीं ले जा सकते, हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते, तो हमने डॉक्टर को घर पे बुला लिया, तो वो घर पे आने की फी तो चार्ज करेगा। तो वो जो फीस है, हमने किसकी सर्विस लिया, हम कहेंगे हमने हॉस्पिटल की नहीं ली, हमने वो फलाव डॉक्टर की ली है जो घर में आकर देख कर गया था। तो वो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो एमबीबीएस है वो पर्सन, तो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो पर्सन। तो उस केस में उस सर्विस को गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चों, एग्जेम्प्ट कर रखा है। और ये पैरामेडिक्स में पता है कौन आते हैं, ये जो बच्चों फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना। जैसे कई बार हम लोग, मान लो मैं चल रहा हूं, मोच आ गई, या वैसे भी कोई कमर में दिक्कत है मेरे को, तो हम जनरली मालिश वाले पर्सन को बुलाते हैं, दैट आर कॉल्ड पैरामेडिक्स। तो ये इनमें से किसी की भी हम सर्विस लेते हैं तो गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विसेज में इसको क्या कर रखा है बच्चों, एग्जेम्प्ट कर रखा है। इसके अलावा बच्चों सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। अगर आप एम्बुलेंस की भी सर्विस लेंगे ना पेशेंट को ले जाने के लिए, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, चाहे वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल की है या बाहर किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की है। कुल मिलाकर एम्बुलेंस की सर्विस अगर पेशेंट के लिए ली जाएगी तो उसके ऊपर कुछ भी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है वो जीएसटी से बाहर है। किसके अंडर कवर है, हेल्थ केयर सर्विसेज में। और थर्ड नंबर पे बच्चों सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक, जो जानवरों के क्लिनिक होते हैं ना, वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। अब मान लो जो लोग एनिमल अपने घर रखते हैं तो उनको वेटरनरी क्लिनिक की सर्विसेज लेनी पड़ती है, जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है पेट को। तो उस केस में बच्चों वो जो भी चार्जेस लेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझना, हेल्थ केयर सर्विसेज को इस डायग्राम से, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जरूरी है कि वो जो इलाज आपका हो रहा है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो। उसमें क्या क्या कवर होता है बच्चों, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, इवन आपका योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, मतलब बहुत सारे हैं। रिकॉग्नाइज सिस्टम होना चाहिए। अगर मान लो कोई रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो ये बताएगा, क्योंकि हमें थोड़ा पता है वो मेडिकल टर्म्स में, उन्होंने तो कुछ बता दिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला है एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धार्था, और वो कहते हैं और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। और किसके थ्रू है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ। किस तरह की सर्विसेज है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। अब बच्चों डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जो टेस्ट होते हैं ताकि डिजीज का पता लगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। और कई बार कुछ चीजें इनक्यूरेबल होती है कि उसका इलाज है ही नहीं, तो वहां केयर, उसके लिए उसको एडमिट कर रखा है। तो उसके लिए आप समझो जो भी अमाउंट वो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है, वो डॉक्टर चार्ज कर रहा है, वो नर्सिस, पैरामेडिक स्टाफ चार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट हमने पढ़ लिया। और तीसरा, कॉस्मेटिक सर्जरी ड्यू टू इंजरी। बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चनों में कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट के
कारण करा रहे हैं, जैसे मान लो एक पर्सन गंजा है और वो उसके कारण हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, या फिर जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो वो लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, तो वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए कराई जा रही है, इंजरी के कारण नहीं है। इंजरी का कैसे होता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका मान लो होठ कट गया या कोई भी और चीज कट गई और उस चीज के लिए उसको सर्जरी करानी पड़ रही है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी जो हो रही है तो उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, लेकिन वो ड्यू टू इंजरी होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों स्टेम सेल बैंकिंग सर्विसेज, जो कोड ब्लड बैंक होते हैं ये स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की सर्विसेज देते हैं, तो हमें तो सिर्फ याद रखना है। तो बच्चों हेल्थ केयर की ये चारों सर्विसेज क्या हैं, एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा बहुत सारी और क्लैरिफिकेशन दी है। पेशेंट होते हैं ना, हॉस्पिटल में होते हैं, तो आप वहाँ स्पेशल रूम ले सकते हैं हॉस्पिटल से। वो जो रूम है उसके लिए चार्जेस होते हैं, तो वो जो रूम रेंट चार्ज किया जा रहा है पेशेंट से हॉस्पिटल में, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट। थ्रू क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने बताया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन, इसको बच्चों बड़े ध्यान से समझना। बच्चों मान लो हमारा हॉस्पिटल है पर्टिकुलर डिजीज का और पेशेंट को डिजीज कोई और भी है, अब उसके इलाज के लिए वो दूसरे हॉस्पिटल में थोड़ा जाएगा, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल हम तो स्पेशलिस्ट हैं ही उस चीज के, तो हमने कहा हम ना कंसल्टेंट बुलाते हैं दूसरे डॉक्टर को, क्योंकि आप ये समझो बच्चों हमारा हॉस्पिटल है तो हमारे बाकी डॉक्टरों से भी लिंक है, तो हमने किसी दूसरे डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल में बुलाया उस पेशेंट के लिए। उस डॉक्टर ने हमसे 7,500 रुपए चार्ज किए, लेकिन हमने पेशेंट से उसके लिए 10,000 रुपए लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जगह यूज हो रही है, हम उसके लिए बुला रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो मार्जिन लेंगे। तो आप ये समझो वो डॉक्टर चाहे हमसे जो पैसे ले रहा है या हम जो आगे पेशेंट से पैसे ले रहे हैं, बच्चों वो दोनों की दोनों सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं। वो दोनों की दोनों सर्विसेज क्या हैं, एग्जेम्प्ट है। उन्होंने क्लियरली ये चीज नोटिफिकेशन के थ्रू दे रखी है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर पेशेंट को रहने के लिए रूम दिया जाता है उसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं, वो एग्जेम्प्ट है। अगर हम सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन की सर्विसेज लेते हैं अपने हॉस्पिटल में, चाहे वो हमारे एम्प्लॉई हैं या आउटसाइडर है, कुल मिलाकर हम उनको जो भी पे कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर हम कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं अपने मार्जिन का, क्योंकि हम जो उस कंसल्टेंट टेक्नीशियन को दे रहे हैं प्लस हमें अपना भी तो मार्जिन चाहिए। जैसे मान लो बच्चों हमारे यहाँ ना टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, जो पेशेंट है उसका टेस्ट कराना है किसी चीज का, और हमारे यहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने कहा टेस्टिंग, हमने कहा हम बुला देंगे। तो आपको पता हो तो आजकल आप घर में भी बैठे टेस्ट करा सकते हैं, वो उसी टाइम पर्सन आ जाता है, जो भी वो लैब टेक्नीशियन होते हैं, तो वो टेक्नीशियन आ जाएगा उसी टाइम पे। जब वो हॉस्पिटल बुलाएगा तो वो सैंपल ले जाएगा पेशेंट का और एक दिन बाद रिपोर्ट दे देगा। अब हमने इतनी प्रोसेस की तो हम बीच में मार्जिन भी तो लेंगे। तो मान लो वो टेस्ट के पेशेंट से उसने 1,000 रुपए बोले और हमसे वो 800 चार्ज कर रहा है, 200 रुपए बीच में हमारा मार्जिन है, तो गवर्नमेंट कहती है कुल मिलाकर ना 800 पे लगेगा, ना 200 पे लगेगा, ना 1,000 पे लगेगा, जीएसटी उस पे लगेगा ही नहीं। और इसके बाद बच्चों फूड सप्लाई टू पेशेंट, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। जनरली हॉस्पिटल में जब हम एडमिट होते हैं ना तो हमें फूड सप्लाई किया जाता है। वो फूड सप्लाई हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर ही बनता हो, जो वो कैंटीन चलाते हैं, और हो सकता है वो आउटसोर्सिंग कराएं। पेशेंट से जो पैसे चार्ज किए जाएंगे, जो पेशेंट एडमिट है उससे हॉस्पिटल जो अमाउंट चार्ज कर रहा है, मे बी इकट्ठा अमाउंट, क्योंकि उसके अंदर वो इंक्लूड है कि रूम रेंट भी इंक्लूड है, फूड भी इंक्लूड है, डॉक्टर की सर्विस भी इंक्लूड है, वो तो बच्चों है एग्जाम्प्ट, चाहे कंपोजिट करें या अलग अलग चार्ज करें। लेकिन अगर हॉस्पिटल ने इस चीज को आउटसोर्स कर रखा है तो हॉस्पिटल से जो वो पर्सन जिन्होंने ये आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, वो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, उसको एग्जाम्प्ट नहीं कर रखा। कहता है व्हेन आउटसोर्स देयर इज नो एम्बिजिटी डेट, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, सप्लायर शेल चार्ज टैक्स एज एप्लीकेबल एंड हॉस्पिटल विल गेट नो आईटीसी, क्योंकि हॉस्पिटल को आगे जीएसटी चार्ज करना हो तो ना। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे हॉस्पिटल में ना कैंटीन होती है। अब उस कैंटीन से अगर अपने ही पेशेंट को फूड दिया जा रहा है तो एग्जाम्प्ट, चाहे उनसे सेपरेट पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो उनके रिलेटिव उनके साथ आए हैं, जिनको विजिटर्स कहते हैं, या फिर कोई पेशेंट उसको माइनर से ही कोई प्रॉब्लम थी और हॉस्पिटल में दिखाने आया, तो वो उस केस में जो वो पर्सन एडमिट नहीं है पेशेंट, और वो कैंटीन से कोई चीज खाता है, जैसे मान लो मैं बड़े हॉस्पिटल में गया, वहां कैंटीन भी है।
अब मेरे को क्या था कि मेरे को एक मतलब टेम्परेचर बार बार हो रहा था, तो मुझे वहां से कुछ टेस्ट कराने थे, डॉक्टर से सलाह ले रही थी, तो उस डॉक्टर ने कहा नहीं अब आप ठीक हो। तो मैं अब आती बार वहां कैंटीन से कुछ खा रहा हूं, तो उस कैंटीन से जो भी मैं फूड लूंगा उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा। कैसे लिखा है, अदर सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट और विजिटर आर टैक्सेबल। ये क्लियर किया है उन्होंने। और इसके बाद बच्चों, सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विस इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रीमिसेस। अब मान लो हमारा जो हॉस्पिटल है ना वो प्राइम लोकेशन पर है, क्योंकि जनरली ना आप देखेंगे हॉस्पिटल ऑन रोड होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनको किसी ऐड की जरूरत नहीं, आते जाते सबको दिखते हैं। अब ऑन रोड है तो आपको यहाँ पर दुकानें बनाकर आगे, क्योंकि वो देखेंगे कि यहाँ से चढ़ने की जगह छोड़ दो हॉस्पिटल के अंदर और बाकी साइडों पे क्या बना देते हैं, दुकानें। वो दुकानें जो किराए पे चढ़ाते हैं, वो रेंट जो चार्ज कर रहा है हॉस्पिटल, वो कोई उसकी हेल्थ केयर सर्विस थोड़ा है, उसको थोड़ा एग्जाम्प्ट किया जाएगा। ये कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप्स, auditoriums in the premises of clinical establishment, display of advertisement will be subject to GST। बच्चों जब पढ़ना है तो बहुत तरीके से पढ़ना है, लाइन टू लाइन हम बात को रीड करके समझ पा रहे हैं। मैं सोचूं कि ऐसे करके मेरे को सारी याद हो जाए तो बच्चों याद तो नहीं होंगी, लेकिन रीड कर रखा होगा तो माइंड क्लिक करेगा हमारा कि जब भी वो क्वेश्चन में आएगी तो हाँ हम कहेंगे हाँ हाँ ये वाली तो ऐसे एग्जाम थी और यूं नहीं था। क्योंकि आप ये सोचो कि थियोरेटिकली पूरा लिखने के लिए आ जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ऐसे नहीं है बच्चों, वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, चाहे वो ट्रू फॉल्स फॉर्म में जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्योर क्वेश्चन, उसमें एक दो पॉइंट एग्जाम्पशन के होंगे, उसके लिए अच्छे से रीड आउट करना जरूरी है। अब बच्चों मुझे सेकंड आपको पढ़ानी है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। बच्चों चैरिटेबल ना इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। सेक्शन 12AA में इनकम टैक्स एक्ट का ना सेक्शन 12AA है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जो ये दिखाते हैं कि हम एनजीओ हैं। इवन आप ये कह सकते हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो चैरिटेबल है ना इंस्टीट्यूशन, इनकी कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटी ही एग्जाम्प्ट हैं, ये नहीं कि इनको पूरी तरह से एग्जम्पशन दी जा रही है। मतलब तो हमने वही सीखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, पतंजलि योग पीठ, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत फेमस है, किसी ना किसी कारण से वो मतलब न्यूज में रहते हैं। पतंजलि योग पीठ है, दे आर रजिस्टर्ड एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने अपने आप को किसके तौर पर रजिस्टर्ड करा रखा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पर। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी करेंगे और उसके लिए कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो डेट इज एग्जेम्प्ट, उसको तो एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो बच्चे का क्वेश्चन होता है सर एक बार चैरिटेबल एक्टिविटी बताओ तो सही कि होती कौन सी है। तो बच्चों मैं वही आपको सिखा रहा हूं, बहुत मतलब डिटेल कर रखा है गवर्नमेंट ने, और जो उससे बाहर रह जाएगा उसके ऊपर बच्चों जीएसटी लगेगा। ये जो ऐसे हेडिंग बना रखी है ना, आगे रिलीजियस एक्टिविटी पे भी आऊंगा, लेकिन पहले आप चैरिटेबल एक्टिविटी को सीखेंगे। तो सर्विसेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा आर एग्जेम्प्ट। मतलब अब जैसे मैंने आपको पतंजलि योगपीठ का बताया, तो वो जो योगा कैंप लगता है ना, उसके लिए हर पर्सन से पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है क्योंकि वो इसके अंडर कवर हो गया ना, बाय एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। तो योगा को उन्होंने किस में डाल रखा है, चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंडर इंक्लूड कर रखा है। चैरिटेबल एक्टिविटी में और क्या है बच्चों, इसमें है पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। मतलब वो केयर, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी जाते हैं बच्चों, कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो वो वहां पर जाते हैं, उनकी जो सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ जाते हैं और चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर ये इंक्लूड कर रखा है। जैसे पर्सन अफेक्टेड विद HIV एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू ए डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नारकोटिक्स, ड्रग्स और एल्कोहल। तो अगर ये उससे रिलेटेड वहां से कोई भी केयर काउंसलिंग की सर्विसेज लेते हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्री में नहीं दे रही ये सर्विसेज, तो बच्चों उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
हालांकि गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करोड़ों रुपए कमा जाते हैं इस एक्टिविटी से और जीएसटी नहीं लगता, जबकि एक छोटे बिजनेसमैन के ऊपर आप जीएसटी चार्ज करते हो। लेकिन बच्चों जो प्रोविजन है वो तो हमें एज इट इज पढ़ने ही है। जैसे बच्चों आगे ही है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। मतलब ये एक तरह से उसके लिए कोई भी सेमिनार कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो ये चीजें हम चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर कवर कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबंडन, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, जो एक तरह से जिनके पेरेंट्स नहीं होते ना, अनाथ होते हैं जो चिल्ड्रन, उनकी अगर एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे उसके लिए किसी और से फंडिंग हो रही है, तो आप समझो कि उस केस में उनकी ये सर्विसेज को गवर्नमेंट ने चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर रखा है और उनको उसके लिए कोई भी चार्जेस मिलते हैं तो समझो बच्चों वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। जैसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, प्रिजनर, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर रिजाइडिंग इन ए रूरल एरिया। इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो ये सारी क्या है चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इसमें एंगेज्ड हैं और उसके लिए अगर कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं तो गवर्नमेंट ने उसको जीएसटी से क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट। लेकिन पता है किसको एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा? मान लो आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है जैसे नॉर्मल बिजनेस जीएसटी पे करेंगे वैसे आप भी पे करेंगे। समझ रहे हो बच्चों कि उनकी इस तरह से नहीं है कि हर चीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है, नहीं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसके अंदर कवर कर रखा है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या कवर होगा, हमें वो समझना है मेनली बच्चों। अभी ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा, उसमें लोगों ने, बिजनेसमैन ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रखे, क्योंकि लोगों की अच्छी खासी गैदरिंग होती है तो वो जो एडवर्टाइजमेंट के आप पैसे ले रहे हो उसमें तो जीएसटी लगेगा। वो कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी हुई? और सिमिलरली आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पर्सन इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस दे रहा है तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा। मतलब अगर आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और आप किसी प्रोफेशनल पर्सन की सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे मान लो मैंने आपको पतंजलि योगपीठ का एग्जांपल दिया तो उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराया, ऑडिट करने के पैसे तो लेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसको एग्जेम्प्ट थोड़ा कर रखा है। यहाँ एग्जाम्पशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को जो सर्विसेज जा रही है वो थोड़ा बच्चों। एग्जाम्पल बच्चों, शिक्षा अकेडमी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट run by Sarv Seva Trust, a charitable trust registered under Section 12AA of Income Tax Act 1961, has organized a skill development program for the old age people over the age of 65 years residing in Bangalore city and urban area। मतलब अब ये शिक्षा अकेडमी जो है तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट, अब जो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओल्ड एज पीपल के लिए चला रही है जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है बेंगलोर सिटी में बच्चों, जबकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो रूरल एरिया में होगा तभी बच्चों वो एग्जाम्प्ट में आएगा। इसने नीचे बताया भी है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय शिक्षा अकेडमी डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स आर कवर्ड under the definition of charitable activity only when such person are residing in rural area। मतलब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है डेफिनेशन को। आगे कहता है एक्टिविटी ऑफ स्कूल, कॉलेज और एन इंस्टीट्यूशन रन बाय ट्रस्ट व्हिच डू नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज विल नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 1 ऑफ नोटिफिकेशन। However, such activity may be exempt under entry 66 of notification discussed later in this chapter, provided the school, college or institution qualify as an educational institution। तो मतलब उसको चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर नहीं कर रखा, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज एग्जाम्प्ट है तो उसके कारण वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, PMVN supplies numerous services, namely medical facility, catering services, security, accommodation services, etc. to the pilgrims undertaking Kailash Mansarovar pilgrimage। Such services provided by KMVN in respect of religious pilgrimage to Kailash Mansarovar are covered under NT 60 and thus are exempt। अब आगे है बच्चों, फीस और कंसिडरेशन चार्ज इन एनी अदर फॉर्म फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स
for participating in a religious yoga or meditation program or camp meant for advancement of religion, spirituality or yoga shall be exempt. Residential program or camp where the fee charge include cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as the primary and predominant activity, objective and purpose of such residential program or camp is advancement of religion, spirituality or yoga. However, if charitable or religious trust merely or primarily provide accommodation or serve food and drinks against consideration in any form including donation, such activity will be taxable. मतलब हमें ये समझना है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर होगा, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए जो कैंप लगा रहे हैं उसके लिए चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन अगर मेन एक्टिविटी ये नहीं होगी तो अगर कुछ भी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है अकोमोडेशन, फूड सर्व या ड्रिंक सर्व करने के लिए तो उसके ऊपर बच्चों जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, संतोष फाउंडेशन ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961 has organized a meditation camp for the old age people. GST would be exempt on the same as services provided by entity registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 by way of advancement of religion, spirituality or yoga are exempt. तो ये सारा इसमें लिखने के बाद ये क्या लिखता है नोट में? फर्स्ट, there could be many services provided by charitable religious trust registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961 which are not covered by the definition of charitable activity and hence such services would attract GST. जैसे ये एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग का ही दे रहे हैं, ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट टू ए पर्सन ऑन प्रीमिसेस ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, पब्लिकेशन ऑफ ट्रस्ट में एडवर्टाइजमेंट होती है, ग्रांटिंग ऑफ एडमिशन टू इवेंट, फंक्शन, सेलिब्रेशन, शो अगेंस्ट एडमिशन टिकट और फीस एटसेट्रा वुड अट्रैक्ट जीएसटी। मतलब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे जिसको चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कहा जा सकता तो उस केस में बच्चों अगर गवर्नमेंट ने कहीं और स्पेसिफाइड नहीं कर रखा तो आप समझो कि वो टैक्सेबल हैं, उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा। सिंपल से कंसेप्ट से आपने समझना है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर लेविएबल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ना कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी गई सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है बच्चों, हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद इन द अम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी एज डिफाइंड अबव। हाउएवर accommodation service in hostel including such services provided by a trust having value of supply up to rupees 1000 per day is exempt under services by a hotel in guest house etc. इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हॉस्टल अकोमोडेशन की सर्विस ट्रस्ट अपने स्टूडेंट्स को दे रही है वो चैरिटेबल एक्टिविटी में फॉल नहीं होता, लेकिन अगर पर डे का जो रेंट है वो 1000 से ज्यादा नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा किसके अंडर? सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस की सर्विसेज के अंडर। अब बच्चों मुझे आपको आगे बताना है कि जैसे ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वैसे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे अब मंदिर है, मंदिर क्या है हमारा? हम कहेंगे एक रिलीजियस ट्रस्ट है, हम हिंदू लोग मानते हैं उसको, तो उनकी सर्विसेज को कौन सी एग्जेम्प्ट कर रखी है उसको समझना बच्चों, उसको हम डिटेल करते हैं। लिटिल बिट टफ पता क्यों हो जाता है बच्चों? क्योंकि रीजन क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी डिटेल दे रखी है, गवर्नमेंट ने उनको हर तरह से एग्जेम्प्ट नहीं कर दिया है ताकि लोग मिस यूज ना करें, उसको कुछ हद तक एग्जेम्प्ट कर रखा है तो इसलिए उसको ढंग से पढ़ना पड़ता है बच्चों। जैसे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। जैसे मान लो हमने बच्चों अपनी शॉप खोली जब, तो उस केस में हमने उसका मुहूर्त कराया, पंडित जी को बुलाया, क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं तो पंडित को बुलाते हैं इस पर्पस के लिए। अब वो पंडित उस रिलीजियस सेरेमनी के लिए कितना भी अमाउंट चार्ज करे वो तो डिपेंड करता है आपकी रिलीजियस सेरेमनी कैसी है, आपने किस तरह के पंडित को बुलाया है। हो सकता है फीस 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो या 50,000 रुपये हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट कहती है कि उसके लिए वो जो भी अमाउंट चार्ज कर रहा है उस सर्विस को एग्जाम कर रखा है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। सेकेंड नंबर पे बच्चों, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ ए रिलीजियस प्लेस मीन्ड फॉर जनरल पब्लिक ओन्ड और मैनेज्ड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। अभी बच्चों मैं बताता हूं ये लोग क्या करते हैं, मंदिर का जो
प्रीसिंक्ट्स होती है, मतलब एक तरह से अंदर का पोर्शन है मंदिर का, उसको जनरल पब्लिक को हम लोग किराए पे चढ़ा देते हैं। मंदिर बोल रहा हूं मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि ये रेंटिंग भी एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन वो कह रहे हैं हाउएवर नथिंग कंटेन इन एंट्री बी ऑफ दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई टू। फर्स्ट, अगर मान लो उस रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर, उस रिलीजियस प्लेस के अंदर इन्होंने रूम बना रखे हैं और रूम किराए पर देते हैं, जहां चार्जेस 1000 रुपए या उससे ज्यादा हैं पर डे के, तो उस केस में ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। मतलब आप ये समझो कि अगर 1000 रुपए से कम किराया चार्ज किया जा रहा है तो एग्जाम्प्ट रहेंगे। जैसे हम लोग ना बच्चों यहाँ से अपने धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, जैसे मैं रोहतक रहता हूँ और मैं हरिद्वार गया तो मुझे रुकना तो पड़ेगा, तो मैं हरिद्वार क्या गया, एक धर्मशाला थी, मतलब तो उस धर्मशाला में रूम लेकर किराए पे रह रहा हूँ, रूम रेंट चार्ज करते हैं वो, उसका रूम रेंट 800 रुपए पर डे है, तो बच्चों 1000 रुपए से कम हो गया, तो मतलब जीएसटी नहीं लेना उस संस्था को। लेकिन अगर वो इसी चीज के 1800 रुपीज चार्ज कर रहे होते, 1000 रुपए या उससे ज्यादा हो गए, तो बच्चों उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, उसको एग्जाम्प्ट नहीं कर रखा। इसी तरह रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप और ओपन एरिया एंड द लाइक, आप इसमें मेनली आप इसको समझो कि जैसे कम्युनिटी हॉल्स होते हैं। क्या होता है बच्चों, हमारे यहाँ जब मैरिज वगैरह होती है ना, या किसी की डेथ हो जाती है, तो जो क्रियाक्रम करते हैं हम जनरली कम्युनिटी हॉल या ये मंदिर की जगह में करते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी हॉल है ये उस डे के पैसे चार्ज करते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ मैरिज है, तो या तो मैं किसी बैंकेट हॉल में करूंगा और या फिर कहाँ करवाऊंगा बच्चों, कम्युनिटी हॉल में। अब कम्युनिटी हॉल में जो रेंट चार्ज किया जा रहा है, अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा है पर डे का, जो आपने उसको बुक किया है बच्चों, अगर उसका रेंट 10,000 या उससे ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा, और 10,000 से कम है तो बच्चों जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट। लेकिन जरूरी क्या है, वो जो है वो एक रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है, तो जाकर उसके लिए ये एग्जम्पशन दे रखी है। और इसी तरह से बच्चों हम जनरली देखते हैं उन मंदिर के बाहर या किसी भी, मैं मंदिर बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग अपने आसपास तो उसी को देखते हैं, चाहे कोई मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उन्होंने ना उसके बाहर मान लो बच्चों दुकानें भी निकाल रखी है और उन दुकानों को दे रखा है किराए पर। ये क्यों ऐसा करते हैं बच्चों, इनको अपने खर्चों के लिए इनकम तो चाहिए। वहां इवन आप ये समझो पुजारी भी है ना, तो उसको भी सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि उसकी भी फैमिली होगी तो उसको भी तो खर्चे करने हैं। तो आप मानकर चलो कि उनके खर्चे होते हैं, तो उन्होंने क्या है, इनकम के सोर्स बना रखे होते हैं। तो रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसिस फॉर बिजनेस और कॉमर्स, तो ये लोग अपनी दुकानें किराए पे चढ़ा देते हैं। अगर दुकान का किराया 10,000 या उससे ज्यादा है तो बच्चों एग्जम्प्ट नहीं होगा। पर मंथ जो किराया है वो 10,000, यहाँ दोनों जगह पर बच्चों पर डे है, और यहाँ क्या है, पर मंथ। अगर किराया 10,000 या उससे ज्यादा होगा तो बच्चों उस केस में मानकर चलो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एक बार ये एग्जाम्पल से आपको सारी बात समझ आ जाएगी कैसे कैसे लिखा है। फर्स्ट, आर ए प्रिस्ट, अब ये पुजारी है, चार्जेस 12,000 फॉर कंडक्टिंग ए रिलीजियस सेरेमनी ऑन बर्थडे ऑफ मिस्टर जी सन्स। The amount charged for conduct of any religious ceremony is exempt from GST। आप बच्चों सिंपल सी बात समझना, जो भी रिलीजियस सेरेमनी होगी इवन इंक्लूडिंग मैरिज, तो उसके लिए वो पंडित जी की जो हम सर्विस लेंगे या किसी के धर्म में जो भी वो पर्सन होते हैं जो रिलीजियस सेरेमनी करा रहे हैं, वो जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड बच्चों, जीएच ट्रस्ट ए रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, ये जरूरी है कि ये जो रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटी हो रही है वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किस सेक्शन के अंडर, 12AA के अंडर। ओन्स एंड मैनेजेस ए टेम्पल इन देयर लोकेलिटी, इट रेंट्स द कमर्शियल शॉप्स लोकेटेड इन प्रीसिंक्ट्स ऑफ द टेम्पल फॉर ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ पर शॉप। द कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज लायबल टू जीएसटी एज कंसिडरेशन इज नॉट लेस देन 10,000। बच्चों आप समझो ना, ऊपर बताया है 10,000 या उससे ज्यादा होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, 10,000 से कम होगा तभी नहीं लगेगा। रियल फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओन्स एंड मैनेजेस ए गुरुद्वारा, इट रेंट्स द कम्युनिटी हॉल लोकेटेड इन प्रीसिंक्ट्स ऑफ द गुरुद्वारा फॉर ए रेंट ऑफ 9,000 पर डे फॉर ए मैरिज फंक्शन। तो अब ये जो गुरुद्वारा है बच्चों, ये क्या हो गया, आप कहोगे सर एक रिलीजियस प्लेस,
अब उसकी जो प्रीसिंक्स है, प्री सीमा है, मतलब जो उसका अंदर का पोर्शन है, उसको हमने किराए पे चढ़ाया है। किसके लिए बच्चों? मैरिज फंक्शन के लिए। कितने रुपए पर डे के चार्ज करते हैं? 9,000 रुपए। तो कंसिडरेशन सो रिसीव्ड इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एज कंसिडरेशन इज लेस देन 10,000, क्योंकि हमने ये पढ़ा है रेंट ऑफ प्रीमिसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, ओपन एरिया, मतलब जिस भी नाम से आप उसको बोलो, ये होना किसका चाहिए? आप कहेंगे रिलीजियस प्लेस होना चाहिए, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का होना चाहिए। तो इन दैट केस अगर वो जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, अगर आपने रूम किराए पर दे रखे हैं, 1,000 से ज्यादा नहीं है, कम्युनिटी हॉल या ये पर्पस के लिए आपने प्रीसिंक्ट्स किराए पर दे रखी है, कोई मैरिज है, कोई भी फंक्शन है, तो उस केस में किराया 10,000 से कम है। और अगर आपने शॉप किराए पर दे रखी है और किराया 10,000 पर मंथ से कम है, तो उस केस में जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन 10,000 या उससे ज्यादा हुआ और रूम का रेंट 1,000 रुपए पर डे या उससे ज्यादा हुआ, तो उस केस में जीएसटी लगेगा। और इसके बाद बच्चों मुझे ये बताना है, ये लास्ट दो हैं इसके अंदर, बस उसके साथ ये ओवर हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो बड़ी आसान है, फिर उसको पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, थर्ड वन, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट। हमारे यहाँ ना बच्चों कुछ तीर्थ यात्राएं हैं जिसके लिए आपको परमिशन की जरूरत होती है। किसकी? स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे आपने अमरनाथ यात्रा पे जाना है, तो वहां आपको पता लगेगा पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी फी है। सिमिलरली हज पे जाते हैं लोग, तो देखो क्या लिखा है, रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जेम्प्ट। फर्दर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर फॉर ए पिलग्रिमेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मतलब आपको ये याद रखना है कि जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायलैटरल अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, और वहां पर उस रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उसको तो कह रखा है एग्जेम्प्ट, लेकिन उसके बाद वो कह रहा है रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट एग्जेम्प्ट। मतलब ये जो आगे ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ भी चैरिटेबल, रिलीजियस ट्रस्ट, इस तरह की यात्राएं जहां गवर्नमेंट के साथ कोई बायलैटरल अरेंजमेंट नहीं है, तो आप समझो बच्चों एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हज पे जाने के लिए ना मुस्लिम लोगों को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके लिए जो उनका स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो उसके लिए अगर कोई फी चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर उसके बाद वो यात्रा आप कंडक्ट करा रहे हैं, उसके लिए उनसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्लियर कह रही है कि दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। और इसी तरह से बच्चों, अगर यही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिक्रिएशनल कोचिंग ट्रेनिंग देते हैं, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, तो आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इन अदर वर्ड, said exemption is available to coaching or training relating to all forms of painting, मेकिंग, डांस, म्यूजिक, थिएटर, स्पोर्ट्स। लेकिन जरूरी क्या है कि जो दे रहे हैं वो क्या होने चाहिए? चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इसी में अगर हम नोट में पढ़े तो क्या कहता है, एक्टिविटी ऑफ आर्टिस्ट, जो लोग पेंटर होते हैं, जो मूर्ति बनाने वाला पर्सन है, उनकी सर्विसेज को एग्जाम्प्ट थोड़ा किया। एग्जाम्प्ट किसकी है? जो ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं। जैसे देखो यहां पर लिख रखा है, मानवता संस्थान, ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज ऑर्गेनाइज्ड ए बास्केटबॉल ट्रेनिंग कैंप। तो ये स्पोर्ट्स हो गया बच्चों। फॉर टीनेजर जीएसटी वुड बी एग्जेम्प्ट ऑन द सेम एज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंटिटी। पहले नंबर पे वो रजिस्टर्ड है, बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स आर एग्जेम्प्ट। तो बच्चों ये सारा आपने इसके अंडर पढ़ना है। अब बच्चों थर्ड वन, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। तो कैसे लिखा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। बच्चों एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से हटके इसको दे रखा है। क्वेश्चन आया गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पर सबसे पहले और इसको क्यों दे रखा है? बच्चों राइस मिल के थ्रू बनता है, दैट इज नॉट ए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके बावजूद गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट कर रही है। आप कहेंगे नहीं सर, राइस तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है। नहीं बच्चों, जो खेतों में उगती है ना, दैट इज कॉल्ड पैडी, धान, उससे चावल बनता है।
मिल के थ्रू। तो राइस जो है वो वैसे क्या है, एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर उस चावल से रिलेटेड जो पर्सन है, मतलब जिसका है वो राइस, अगर वो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मैं यहां सर्विसेज की बात कर रहा हूं। आप कहोगे सर राइस एग्जेम्प्ट होता है या नहीं, मैं उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा बच्चों मैं बात? वो तो बच्चों गुड्स के अंडर आ जाएगा ना, मैं गुड्स की थोड़ा बात कर रहा हूं, मैं तो यहाँ सर्विसेज की बात कर रहा हूं। यहां मेरा हेडिंग भी यही है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। तो उसमें पहली चीज क्या याद रखेंगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। तो आप कहेंगे कि क्या बाकियों के लिए नहीं है? बाकियों के लिए तो है। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब जो खेतों से ग्रो होती है, फार्म से, वो तो है ही है। उसको देखो बच्चों, हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो ऐसे लिखा है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कोई पूछे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब, तो देखो क्या कहता है, agricultural produce means any produce of agriculture on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but make it marketable for primary market। मतलब आप ये समझो, या तो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं करनी पड़ती, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है लेकिन वो उसकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करती। जैसे मान लो हमने ना अपने यहाँ पोटैटो ग्रो की, अब जब पोटैटो वहां से हमने निकाले तो उनको क्लीन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अदरवाइज वो मंडी में सेल नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्लीनिंग की फैसिलिटी ली किसी से, जो वो सारा उसको साफ करके हमें दे रहे हैं। तो उससे ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक उसकी चेंज थोड़ा हुई, तो उसको क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही बोला जाएगा। अदरवाइज जो आपके फार्म से सीधा ग्रो हो रहा है उसको कोई पूछे क्या है, आप कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। और राइस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना होने के बावजूद, हाँ पैडी है तो वो तो है ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो बच्चों उसको आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ने उसकी सर्विस को भी क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट। इसे आगे बढ़े हम, ऐसे लिखता है बच्चों, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फॉलोइंग सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर नॉट टैक्सेबल। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। तो आप सोचेंगे ये क्या मतलब है, कैसे बता रखी है सर्विस। मान लो बच्चों हमारे फार्म है, लेकिन आप तो इतना ज्यादा हमारे पास एरिया है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सके, तो हम आगे करवाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब अपनी जमीन को ठेके पर देते हैं, इन द सेंस कि सिर्फ उन लोगों ने वहां पर ये सारा काम करना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारी ही रहेगी, तो उसकी कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग के लिए जो भी अमाउंट वो हमसे चार्ज कर रहे हैं इस सर्विस के लिए, गवर्नमेंट कहती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने ना एग्रीकल्चर के अंदर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को तो लिया ही है, इसके अलावा ये भी लिया है रीयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रीयरिंग ऑफ हॉर्सेस। अगर आप किसी भी जानवर को अपने पास पालते हो, किसके लिए, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट, और उस केस में उसको गवर्नमेंट ने किसके अंडर कवर कर रखा है, एग्रीकल्चर के अंडर कवर कर रखा है। यहाँ आपका इनकम टैक्स और जीएसटी अलग अलग हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं बच्चों, मान लो एक डेयरी है जिन्होंने अपने यहाँ भैंस रख रखी है दूध के लिए, तो वो जो डेयरी है वो क्या कर रही है, रीयरिंग ऑफ एनिमल, किसके लिए, फॉर फूड। अब बच्चों जो वो दूध, मिल्क जो है, मेरे से कोई पूछे क्या वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मैं कहूंगा हाँ, किसके अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग। लेकिन किसके केस में नहीं है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं है बच्चों। तो आप किसी भी तरह के कोई भी एनिमल अपने पास पाल रहे हो तो उसको गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कवर कर रखा है, सिर्फ किसको छोड़कर, रीयरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस को गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल के अंडर कवर नहीं किया, एग्जम्पशन देने के लिए कि ये सारे एग्रीकल्चर के अंडर रहेंगे, उससे रिलेटेड आप कोई भी सर्विसेज लेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक बार बता दिया, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन
ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर क्या भी आ जाएंगे, रीडिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रीडिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। आगे बढ़े बच्चों, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। कई बार क्या होता है बच्चों, हमें सिर्फ फार्म लेबर की जरूरत है और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो अमाउंट चार्ज करके, मतलब कंपनियां बनी हुई हैं जो आपको फार्म लेबर प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आपसे पर पर्सन के पर डे के पैसे चार्ज करेंगे। तो वो जो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर आपको दी जा रही है उसके लिए वो जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ याद रखना बच्चों, फार्म लेबर, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो और आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए किसी पर्सन की जरूरत है और आपको वो पर्सन उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसके लिए चार्जेस लिए हैं, तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। फार्म लेबर का मतलब आपके फार्म में काम करने के लिए जो पर्सन की आपको जरूरत है, जो वो आपको सप्लाई कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। इसके अलावा द प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चरल फार्म इंक्लूडिंग टेनिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारा फसल से रिलेटेड है, जिससे कुल मिलाकर आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती, बट मेक इट ओनली मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट आर नॉट टैक्सेबल। इसी तरह से बच्चों, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। मान लो आपको अपने यहाँ के लिए मशीन की जरूरत है, एग्रो मशीनरी, आपको कोई किराए पर दे रहा है या फिर आपने किसी से लैंड किराए पर लिया है उसके ऊपर फसल वगैरह ग्रो करने के लिए, चाहे उसके ऊपर स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो आप ये समझो कि अगर आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए एग्रो मशीनरी का यूज होना है, उसको किराए पर ले रहे हो, तो गवर्नमेंट ने उसको भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस माना है। बच्चों पता है टीचर कैसे बढ़ाते हैं, और वो ठीक भी है। वो कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी सर्विस आप एग्रीकल्चरिस्ट को दे रहे हो तो समझो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देखो ना, इन्होंने किसको भी कवर किया है, हम तो यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, फार्मर की एजुकेशन दी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है, और उसके लिए अगर उनसे कुछ चार्ज किया जा रहा है तो उस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज के ऊपर भी क्या नहीं लगेगा बच्चों, जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये बच्चों ऐसे लिख रहा है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेज टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग। इसी तरह से बच्चों, सर्विसेज रिलेटिंग टू रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है, गवर्नमेंट ने ना उसको एग्रीकल्चर के अंडर कवर कर रखा है। ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। इस तरह की कोई भी सर्विसेज है जिसमें क्या है, कोई भी एनिमल को पालने से रिलेटेड है। किस लिए पाल रहे हैं हम लोग, फूड के लिए, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या किसी सिमिलर प्रोडक्ट के लिए। सिर्फ किसकी रीडिंग को छोड़कर, हॉर्सेस की रीडिंग को छोड़कर बच्चों। और इसी तरह से बच्चों, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं ना, अब इनको माल बेचना है मंडी में, कोई पर्सन व्यापारी इनसे सीधा क्यों खरीदेगा, तो इनको क्या लेनी पड़ती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की सर्विसेज, बोर्ड की सर्विसेज। वो सर्विसेज क्या है, कमीशन एजेंट की सर्विसेज, जो इनका माल बिकवाते हैं, जिसको हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं बच्चों, आड़ती। आड़ती इनका माल बिकवाते हैं और बीच में क्या लेते हैं, कमीशन। तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। कैसे लिख रखा है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी तो और भी कई तरह की इनको सर्विस देती है, तो पूरा पढ़ लेते हैं कैसे। सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड, और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। However, any service provided by such body which is not directly related to cultivation of plant and rearing of all life forms of animal, मतलब ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जा रही है, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, किसी व्यापारी को जिसने एग्रीकल्चरिस्ट से माल खरीदा है। तो बच्चों उसके केस में ये एग्जाम थोड़ा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मैंने एक फार्मर से उसकी सारी प्रोड्यूस परचेज कर ली, अब मैं उसको मंडी में बेचना चाहता हूँ, तो मैंने एक एजेंट से बात की। उस एजेंट ने कहा कि मैं आपसे 30,000 रुपए लूंगा, आपकी ये सारी प्रोड्यूस बिकवाना मेरा काम है। तो वो जो मेरे से कमीशन चार्ज कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आप नहीं उसको ग्रो करके आया, तो उसको थोड़ा एग्जेम्प्ट किया है। तो हाउएवर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच बॉडी व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, rearing of all life form of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agricultural produce will be liable to tax। और इसी तरह रेंटिंग ऑफ शॉप और अदर प्रॉपर्टी। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, इसकी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है जब ये एग्रीकल्चरिस्ट को देंगे।
अगर उसके बाहर किसी और को पैसे किराए पर जैसे देते हैं व्यापारी लोगों को दुकान किराए पर, तो उसको एग्जाम थोड़ा कर रखा है। मतलब आप ऐसे ही याद रखना, मैंने अभी जैसे आपको बताया है, गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है। उससे रिलेटेड वो जो फार्मर है, जो जमीन का ओनर है, वो जो सर्विसेज ले रहा है, उसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है। तो ये बच्चों फिर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेरे से कोई पूछे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसको कहते हैं, बच्चों वैसे तो हमें इसमें डिटेल की जरूरत नहीं है, हमारे साथ लिखा होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लेकिन मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं, जैसे इलायची है, दालचीनी है, उसको क्या कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। अगर हम उसकी भी वेयर हाउसिंग के लिए कोई सर्विस ले रहे हैं, जो मतलब वेयर हाउस होते हैं ना, वो उसके लिए वेयर हाउसिंग रेंट चार्ज करते हैं, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। इसी तरह सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बच्चों क्या होता है, हमारी जो फसलें हैं ना, उसको जनरली कीड़ा लग जाता है, खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, फ्यूमिगेशन करानी पड़ती है। अब वो आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की खेतों में कराएंगे, वो तो है ही एग्जाम्प्ट, वेयर हाउस में भी अगर वो फैसिलिटी ली जाएगी तो भी उसको भी क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट कर रखा है। और इसी तरह कह रखा है सिमिलरली सर्विसेज बाय वे ऑफ कैरिंग आउट एनी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क in relation to cultivation of plant and rearing of all life forms of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material और other similar product और प्रोड्यूस। मतलब आप ये समझो कि आप किसी से भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे मान लो हमारी चीज ग्रो हो रही है और हमें उसके ग्रो होने तक बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हमने किसी एजेंसी की सर्विसेज ले ली, वो सारा हमारा काम करेंगे और उसके लिए एक फिक्स अमाउंट हमसे चार्ज कर लेंगे। जमीन हमारी है, फसल हमारी है, तो बच्चों आप मानकर चलो वो कोई भी सर्विस हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, एग्जाम्प्ट। इसके अलावा बच्चों गवर्नमेंट ने ये कुछ बताए हैं, हालांकि इनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं कहते, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद के ये प्रोडक्ट हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, तो ये बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। अगर आप इनके स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी ले रहे हैं और उसके लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको भी क्या कर रखा है बच्चों, एग्जेम्प्ट कर रखा है। और लास्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, उस तरह का ही सिस्टम है कि उन्हीं की आगे इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, तो उसकी जो सर्विसेज हम ले रहे हैं तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो बच्चों अभी तक हमने 3 पढ़ ली। पहली थी हेल्थ केयर सर्विसेज, दूसरी है हमारी चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड सर्विसेज, और तीसरी है बच्चों हमने जो अभी पढ़ी है एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।